थिएटर से बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी माँ को फोन मिलाया और जब उनकी माँ ने 15 मिनट तक ना फोन उठाया और ना ही कॉल बैक किया तो मारिया ने अपनी माँ की फ्रेंड और हेल्पर रेबेका को कॉल किया। उन्होंने बताया कि माँ पोस्ट ऑफिस गई हैं क्योंकि इस बार भी लेटर पे कोई पोस्टल स्टैंप नहीं था और उनके पापा कहाँ से लेटर भेज रहे थे ये पता लगाना मुमकिन नहीं हो सका। लगभग 2 घंटे बाद कैली का फोन बजा। उसने भागकर फोन देखा लेकिन ये रोहन का फोन था। मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, मारिया फोन क्यों नहीं उठा रही? कैली ने कहा। क्यों, कुछ काम था? रोहन ने कहा, हाँ कल मेरा बर्थडे है और मैं तुम दोनों को इनवाइट करना चाहता हूँ। ठीक 5 बजे जय तुम्हें लेने आएगा, रेडी रहना। मेरे घर पार्टी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने फोन रख दिया। रोहन एक रईस खानदान का चश्मो चिराग था। पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। शानदार डेकोरेशन, बेहतरीन लाइव म्यूजिक और लाजवाब खाना। ये सब होने के बावजूद भी रोहन उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था जितना वो थिएटर में रहता था। जय ने पार्टी में पहुंचते ही रोहन को ढूंढा और उसे गले लगाकर विश किया। रोहन ने पूछा, मारिया? जय ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ वो दोनों भी मेरे साथ आई हैं। मारिया को देखते ही रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैली ने उसे बुके दिया तो रोहन ने थैंक्स कहते हुए मारिया की तरफ देखा और पूछा, मारिया मेरा गिफ्ट कहाँ है? मारिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं क्या दे सकती हूँ तुम्हें, सिर्फ मेरी बेस्ट विशेस हैं। रोहन ने जवाब में कहा, जो तुम दे सकती हो वो और कोई नहीं दे सकता। मेरा गिफ्ट तुम पर उधार रहा मारिया, वक्त आने पर खुद ही मांग लूंगा। रोहन को तभी उसकी माँ ने पुकारा और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद कैली, जय और मारिया ने भी रोहन का नाखुश होना महसूस किया और उन्होंने रोहन से इसकी वजह पूछना डिसाइड किया। जब पार्टी से काफी मेहमान चले गए तो ये तीनों दोस्त रोहन के साथ उसके रूम में गए और जय ने मारिया और कैली को इशारा किया। मारिया ने कहा, रोहन तुम्हारी मॉम बहुत स्वीट है, डैड भी ऑफ कोर्स, लेकिन माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक तरीका था रोहन से उसके दिल की बात पूछने का। रोहन सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया तो अब बारी जय की थी। जैसे कि उन तीनों के बीच पहले ही डिसाइड हो चुका था। जय ने कहा, यार मेरे पेरेंट्स तो हमेशा ही बिजी रहते हैं, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, बस पैसा है। ये सुनते ही जैसे रोहन को मौका मिल गया। तू लकी है यार, तेरे पेरेंट्स कम से कम तुझे पैसों के लिए तरसाते तो नहीं। यहाँ तो हर चीज पे चेक है। रोहन गुस्से में तमतमा उठा। क्या मतलब? कैली ने पूछा। इतनी अमेजिंग पार्टी देखकर हमें लगा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रोहन ने कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं कैली, पार्टी में आए सभी लोगों को ऐसा ही लगा होगा। लेकिन यह पूरा सच नहीं। हाँ वो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरी पॉकेट मनी से ज्यादा मुझे एक पैसा भी नहीं देती। मारिया ने रोहन को टोकते हुए कहा, माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती हैं, वो मेरी माँ नहीं है। ये कहकर रोहन का चेहरा उतर गया, जैसे वो ये बात कहना नहीं चाहता था। सब चुप थे और रोहन की आंखें नम। उसने कहा, डैड ने मेरी मॉम के बाद दूसरी शादी कर ली और मैं अकेला हो गया। सारी दुनिया के सामने मॉम मुझे बहुत प्यार करती है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, हमारे कॉलेज का फंक्शन था। मैं अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप की जान था, ऐसा मेरे सभी ग्रुप मेंबर्स कहते थे। लेकिन माँ को मेरा थिएटर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बातों बातों में मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक बेट लगा ली कि मेरे पेरेंट्स फंक्शन में नहीं आएंगे, वो बहुत बिजी हैं। लेकिन मैं भूल गया था कि दुनिया के सामने मैं उनका लाडला बेटा हूँ और ये प्रूव करने का मौका वो कभी नहीं छोड़ते। अनफॉर्चुनेटली मैं बेट हार गया। बेट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था और मॉम या डैड को कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। बस उस उलझन में मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अपनी मॉम का एक डायमंड नेकलेस चुरा लिया। ये सुनते ही वो तीनों चौंक गए और रोहन की तरफ हैरानी से देखने लगे। जय तो खड़ा ही हो गया और उसने कहा, फिर क्या हुआ? रोहन ने कहा, मुझे लगा इतनी ज्वेलरी में मॉम को जल्दी पता नहीं चलेगा और कुछ वक्त बाद मैं पैसों का इंतजाम करके अपने फ्रेंड से वो नेकलेस वापस ले लूंगा। लेकिन अगले ही दिन मॉम को पता चल गया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। रोहन ये सब बता ही रहा था कि तभी डोर पे नॉक हुआ और रोहन के सर्वेंट ने आकर कहा, भैया बड़े साहब आपको नीचे हॉल में बुला रहे हैं। ये सुनते ही रोहन चला गया और वो बात अधूरी रह गई। उधर गोवा में रात को मिसेस रॉबर्ट
यानी मारिया और कैली की मॉम अपनी बेकरी का मेन डोर लॉक कर रही थी। तभी उनकी नजर गार्डन में पेड़ के पीछे छुपे एक आदमी पर पड़ी। वो अलर्ट हो गई और लाइट्स ऑफ करके विंडो से बाहर देखने लगी। बहुत देर तक कोई हरकत न होने पर वो बाहर जाने लगी, लेकिन फिर उन्हें लगा शायद कोई बेकरी से कुछ खरीदने आया हो और बेकरी बंद देखकर वापस चला गया। अचानक उन्होंने किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनी। वो लगभग भागती अपनी किचन में गई और वहां हवा से हिलते एक खिड़की के दरवाजे को देख वो रिलैक्स हो गई और उन्होंने जमीन से बर्तन उठाकर स्लैब पर रख दिया। वो अपने लिए कॉफी बनाने लगी। तभी उन्हें अपने मेन डोर के पास कुछ आहट महसूस हुई। वो घबरा गई और मेन डोर की तरफ गई, लेकिन दरवाजा बिना खोले उन्होंने सिर्फ खिड़की से बाहर देखा। उन्हें ये अपने मन का वहम लगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत था। इस बात का एहसास उन्हें तब हुआ जब मॉर्निंग में उनके दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत फ्लावर बास्केट में उनकी पसंदीदा वाइन की बोतल के साथ एक कार्ड मिला, जिस पे लिखा था हैप्पी बर्थडे माय लव फ्रॉम रॉबर्ट। उन्होंने ये बात मारिया और कैली को बताई और अपने हस्बैंड रॉबर्ट को वापस पाने की उनकी उम्मीद और गहरा गई। अगले दिन थिएटर में प्ले को इम्प्रूव करने का डिस्कशन चल रहा था। ब्रेक मिलते ही जय ने रोहन से उस अधूरी बात का जिक्र किया। उसने दबी आवाज में कहा, रोहन, तूने वो सब कैसे किया और पुलिस को पता चल गया कि तूने? रोहन ने उसे बीच में ही रोक दिया और वो दोनों बैकयार्ड में चले गए। मारिया और कैली भी वहां आ गई। थिएटर के बैकयार्ड में एक पुरानी सी टेबल और एंटीक कही जा सकती चेयर्स रखी थी। बस वहीं बैठकर रोहन की दास्तान आगे बढ़ी। उसने कहा, मॉम का नेकलेस चुराने के बाद मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था मॉम को कुछ दिन बाद ही पता चलेगा और मुझे कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सुबह जल्दी ही कॉलेज चला गया। फिर मुझे डैड का फोन आया, बेटा पुलिस ऑफिसर आ गए हैं, तुम कहाँ हो? मेरे कॉलेज चले जाने पर वो नाराज हुए और मुझे घर वापस आने को कहा। मैं जानता था कि मुझसे भी सवाल जवाब होगा। पुलिस का नाम सुनते ही मुझे नेगेटिव थॉट्स आने लगे। बस इसीलिए हार चुराने से 2 दिन पहले हुआ एक वाकया मेरे दिमाग में एक प्लान की तरह चलने लगा। एक गलती को छुपाने के लिए मैंने एक और गलती कर दी। मारिया ने पूछा, रोहन, तुमने क्या किया है और तुम किस वाकया की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज डिटेल में बताओ। जिस दिन मैंने मॉम का हार चुराया था उससे 2 दिन पहले रात के लगभग 10 बजे थे और मैं डिनर के बाद अपने रूम में खिड़की के पास रखी अपनी स्टडी टेबल पर बैठा एक नॉवल पढ़ रहा था। कैली को भी नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था और शायद इसीलिए वो इतनी गंभीर बात के बीच खुद को रोक नहीं सकी और उसने रोहन से पूछा, क्या मिस्ट्री नॉवल था? क्या टाइटल था? रोहन ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, एक सस्पेंसफुल मिस्ट्री नॉवल, द डायमंड्स, रिटन बाय अ ब्रिलियंट यंग ऑथर ऑरम रेजियम। मारिया ने कैली को थोड़ा गुस्से से देखा तो उसने एकदम सॉरी कहा। फिर रोहन ने कहा, मैं नॉवल पढ़ने में डूबा हुआ था कि तभी एक तीखी और जानी पहचानी आवाज ने मुझे डिस्टर्ब किया और मैंने खिड़की से नीचे देखा। ये हमारे हेड वॉचमैन थे। किसी की गाड़ी ठीक हमारे घर के बाहर खराब हो गई थी और वो नियर बाय वर्कशॉप के बारे में पूछ रहे थे। हमारे वॉचमैन रात को भी मेन एंट्रेंस की लाइट तेज ही रखते हैं ताकि सीसीटीवी में सब कुछ क्लियरली कैप्चर हो सके। शायद इसीलिए उस आदमी की चार्मिंग पर्सनैलिटी मैं देख सका और देखता ही रह गया, क्योंकि वो मेरे नॉवल के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जेफरसन ब्राउन उनसे बहुत मिल रहे थे। उनकी हाइट, उनका हेयर टोन और स्टाइल लगभग वैसा ही था। उनकी रोबस्ट पर्सनैलिटी ने कुछ देर के लिए मुझे जेफरसन से मिला दिया। मैं शायद उनसे मिलता, लेकिन मैं बस अपना नॉवल पढ़ने लगा। तब तक मेरे मन में मॉम के नेकलेस का कोई आइडिया नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे हमारे लिविंग रूम से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने अपने सर्वेंट से पूछा, कौन आया है? उसने कहा, भैया, किसी की गाड़ी खराब हो गई थी हमारे घर के सामने और मैडम लॉन में वॉक कर रही थी। उन्होंने देखा तो वो उनके कॉलेज के जमाने के दोस्त निकले। मैं जाता हूँ भैया, मुझे कॉफी बनानी है। मुझे माँ से जुड़ी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद जब डैड की आवाज भी उन दोनों आवाजों में मिल गई तो मैंने कॉरिडोर से नीचे लिविंग रूम में झांक कर देखा। वो तीनों बातें कर रहे थे। मैं भी वापस अपने रूम में आ गया और फिर माँ के बेडरूम के दरवाजे की आवाज आई। उनका डोर कुछ दिन से थोड़ी आवाज कर रहा था। मैंने सर्वेंट को बुलाकर पूछा, वो गेस्ट चले गए? तो उसने बताया कि मॉम उन्हें अपने कॉलेज डेज के फोटोज दिखाने अपने रूम में ले गई हैं। डैड अपनी स्टडी में वापस चले गए थे। वहां वो 2 दिन से देर रात तक कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देख रहे थे। लगभग 11 बज गए थे। तब डैड ने मेरे फोन पे कॉल किया।
और फिर बोले, सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर रहा था। मैंने पूछा, डैड मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, बस एक फाइल चाहिए थी, तुम्हारी मॉम के पास है। मैंने सोचा मैं ही फाइल डैड को दे आता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही मॉम के रूम के बाहर पहुंचा तो मॉम स्टेयर्स से नीचे जा रही थी। फाइल उनके हाथ में थी। उनके रूम का दरवाजा खुला था। मैंने अंदर देखा तो वो जेंटलमैन काउच पर बैठे एल्बम देख रहे थे और मॉम की अलमीरा का डोर आधा खुला था। मैं समझ गया कि हर बार की तरह उनकी जल्दबाजी की आदत में उन्होंने अपना लॉकर भी खुला ही छोड़ा होगा। मैं जैसे ही अंदर जाने लगा तभी मॉम के कदमों की आवाज सुनकर मैं वापस अपने रूम में चला गया और मेरी आंख लग गई। वो तीनों रोहन की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जय की हिलती चेयर की आवाज केली को परेशान कर रही थी। केली ने कहा, जय तू नीचे बैठ जा। बैकयार्ड उतना क्लीन नहीं था। मारिया ने कहा, नहीं नहीं, केली मजाक कर रही है, जय तुम चेयर पर ही बैठे रहो। जय ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा कम हिलूंगा। अच्छा रोहन, फिर क्या हुआ? जल्दी बता, नहीं तो सर बुला लेंगे। मैंने अपने दिमाग में सब कुछ सोच लिया था और अपनी तरफ से लगभग पुलिस के हर सवाल का जवाब बना लिया था। डैड के फोन के बाद मैं एकदम कॉलेज से निकल गया। घर पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर सभी से क्वेश्चनिंग कर रहे थे। मैं अपने रूम में जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक लिया और उनके सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बाकी बातों के साथ इनोसेंटली उस रात का इंसिडेंट भी उनके कानों में डाल दिया और ना चाहते हुए भी उस जेंटलमैन को फंसा दिया। मैं जानता था वो बेकसूर हैं, लेकिन खुद को बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मॉम को अपनी ज्वेलरी दोस्ती से कहीं ज्यादा प्यारी थी और उन्हें भी अपने दोस्त पर शक हो गया। आज तक उन पर पुलिस केस चल रहा है। तभी से मैं उनकी हर कोर्ट हियरिंग में जाता हूँ और उन्हें बचाने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर जय ने कहा, मेरा एक फ्रेंड लॉयर है और वो तेरी हेल्प कर सकता है। अचानक मारिया के फोन पर अर्जुन का फोन आया। कहाँ हो तुम सब? डायरेक्टर सर तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी चलो, आज बहुत डांट पड़ेगी सर से, मारिया ने कहा। अंदर पहुंचते ही डायरेक्टर साहब ने उन चारों को देखकर कहा, भाई हमने सोचा था सब मिलकर प्ले को अपलिफ्ट करने का डिस्कशन करेंगे, लेकिन लगता है पर्दे के पीछे एक और नाटक लिखा जा रहा है। अभी मिस्टर नागर आए थे अपने एक फ्रेंड के साथ। हमारे सभी आर्टिस्ट से उन्होंने बात की और कुछ अपने ख्याल भी पेश किए। खैर, अगली बार जब वो आए तो तुम चारों मुझे यहाँ चाहिए। वो चारों सर झुका के अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और अपनी सिंसियरिटी का सबूत देने के लिए कुछ नए आइडियाज देने लगे। केली खिड़की के पास थी और उसकी नजर नीचे खड़ी एक सुंदर लंबी गाड़ी पर पड़ी। अचानक वो खड़ी हो गई। उसे लगा उसने गाड़ी में अपने पापा को बैठते देखा है। वो वॉशरूम के बहाने बाहर गई और अपनी माँ को फोन मिलाया। उसने पूछा, माँ, पापा के फ्रेंड के थिएटर का क्या नाम है? माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम बेटा, बस उनका नाम ही पता है, धनराज, क्योंकि तुम्हारे पापा उन्हें मजाक से धन्नो बुलाया करते थे। केली ने कहा, माँ वो तो मुझे भी पता है, खैर कोई बात नहीं। घर पहुंचकर केली ने मारिया को बताया तो उसने कहा, क्या तुझे पूरा यकीन है वो पापा ही थे? क्योंकि पिछली बार भी तूने किसी और को देखकर मुझे डरा दिया था। केली ने बिना कुछ कहे ये डिसाइड किया कि वो वीकेंड पर मिस्टर नागर से मिलने उनके थिएटर जाएगी और उनसे उनके साथ आए उस इंसान के बारे में पूछेगी। रात के 12 बजे जय ने केली को कॉल किया। कल तुम दोनों 10 बजे तक थिएटर पहुंच जाना। इतना जल्दी क्यों? कल तो तेरा बर्थडे नहीं है, केली ने हंसते हुए कहा। तू नींद में है इसीलिए इतना स्टूपिड जोक क्रैक किया है, या जनरली तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा पुअर है? कल बताती हूँ तुझे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा बता, क्यों फोन किया है? बात क्या है? कुछ नहीं यार, वो अपने सुपर हाइपर डायरेक्टर, उनका कॉल आया था। कल मिस्टर नागर फिर से आ रहे हैं एक बड़े इन्वेस्टर के साथ, जो कि हमारे थिएटर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और वो चाहते हैं हम सब वहां मौजूद हों, जय ने कहा। केली ने यह सुनते ही सोच लिया कि कल वो मिस्टर नागर से उनके उस फ्रेंड का नाम और डिटेल्स जरूर पूछेगी, लेकिन कुछ बातें हमारे प्लान से अलग हो जाती हैं। अगले दिन मारिया को तेज फीवर हो गया और वो दोनों थिएटर नहीं जा सकी। शाम को रोहन और जय मारिया को देखने आए। उन्होंने थिएटर में हुई हर बात बताई, लेकिन रोहन को टेंस देख मारिया ने पूछा, क्या बात है रोहन, कोई प्रॉब्लम है? रोहन ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हमेशा की तरह जय फिर बीच में ही बोल पड़ा, बात तो है रोहन, मारिया इसने मुझे कहा था कि जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी बताना है। रोहन ने उसके कान खींचते हुए कहा, लेकिन अगर तू बीच में ना बोलता तो तेरी इमेज खराब नहीं हो जाती, हर बात में टांग अड़ाने वाली? मारिया ने कहा, अच्छा अब लड़ो मत, क्या बात है वो बताओ। जय ने कहा, याद है कल मिस्टर नागर अपने एक फ्रेंड के साथ आए थे? केली ने हाथ से अपनी कॉफी टेबल पर रख दी। ये उन्हीं की बात हो रही थी
जिन्हें उसने थिएटर की खिड़की से गाड़ी में बैठते हुए देखा था और जिन्हें वो अपने पापा समझ रही थी। फिर जय ने कहा, आज वो फिर से आए थे मिस्टर नागर और उस इन्वेस्टर के साथ। रोहन ने उन्हें देखा और पहचान गया कि ये वही हैं जो रोहन की वजह से पुलिस केस में फंस गए थे। थैंक गॉड उन्होंने रोहन को नहीं देखा। मारिया ने कहा, तो अब क्या होगा? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब थिएटर छोड़ दूंगा, रोहन ने जवाब दिया। केली उस वक्त सिर्फ अपने पापा के बारे में सोच रही थी और वो ये सोचकर उदास हो गई कि रोहन ने उनकी फैमिली फोटो देखी थी और अगर वो केली के पापा होते तो रोहन उन्हें पहचान लेता। केली को लगा था जैसे उसने पापा को ढूंढ लिया था, लेकिन रोहन की बात सुनकर वो निराश हो गई। वो उठकर किचन में चली गई। तभी मारिया की तबीयत पूछने के लिए उनकी मॉम का फोन आया। केली उनसे बात करते करते मारिया को फोन देने रूम में आई तो जय जोर से कह रहा था, यार ये मिस्टर नागर ये तो प्रॉब्लम बन गए हैं, इनके दोस्त की वजह से रोहन को प्ले छोड़ना पड़ेगा। केली ने कहा, मारिया मॉम का फोन है। मारिया ने जैसे ही हेलो कहा उसकी मॉम ने पूछा, बेटा ये किसकी आवाज आ रही है? माँ, रोहन और जय आए हैं मेरी तबीयत पूछने। अच्छा, अभी किसी ने मिस्टर नागर कहा था शायद, उसकी मॉम ने कहा। हाँ माँ, ये वही हैं जो हमारा प्ले लार्ज स्केल पर कराना चाहते हैं। बेटा इनका पूरा नाम क्या है? माँ ने पूछा। पता नहीं माँ, क्यों, क्या बात है? मारिया ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा के जो फ्रेंड है ना मिस्टर धनराज, उनका पूरा नाम है धनराज नागर। कल तुम्हारे पापा के बहुत पुराने पेपर्स की एक फाइल मिली स्टोर रूम में, उसमें मिस्टर धनराज का पूरा नाम और एड्रेस मिला। ये सुनते ही मारिया ने अपनी माँ को कहा, माँ मैं फोन रखती हूँ, कोई जरूरी फोन आ रहा है। फोन रखते ही उसने अपने फोन में अपने पापा की फोटो रोहन को दिखाई। रोहन ने कहा, क्या हुआ, मुझे ये फोटो क्यों दिखा रही हो? हमने तुम्हारी फैमिली फोटो पहले भी देख रखी है। मारिया ने कहा, जरा ध्यान से देखो रोहन, मेरे पापा को। 1 मिनट बाद ही रोहन अपनी जगह से खड़ा हो गया, क्योंकि इस फोटो में मिस्टर रॉबर्ट की दाढ़ी और मूंछ नहीं थी और ध्यान से देखने पर रोहन ने उन्हें पहचान लिया। ये वही मिस्टर नागर के दोस्त और रोहन की गलती का शिकार हुए एक बेकसूर इंसान थे। केली ने गुस्से से कहा, रोहन तुम जानते थे मेरे डैड का नाम रॉबर्ट है, फिर तुमने क्यों नहीं बताया? रोहन ने कहा, केली दुनिया में एक ही मिस्टर रॉबर्ट नहीं है और मैंने उन्हें सिर्फ फोटो में देखा था जहां उनकी दाढ़ी और मूंछ भी नहीं थी। तुम जानती हो कोर्ट में, पुलिस में, हर जगह उन्हें मिस्टर डिसूजा कहकर ही पुकारा जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम्हारे डैड हो सकते हैं। रोहन ने अगले ही दिन खुद की परवाह किए बिना अपने डैड को सच बता दिया और उन्होंने उसे प्रॉमिस किया कि वो ये बात उसकी मॉम को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके बेटे ने पहली बार उन्हें ट्रस्ट किया था। रोहन के डैड को सिर्फ 5 दिन लगे मिस्टर रॉबर्ट का केस खत्म करवाने में, क्योंकि वो शहर के एक नामी रईस। मारिया और केली को अपने पापा से मिलकर ऐसा लगा जैसे उनका बचपन लौट आया हो। केली ने पहली बार अपने पापा के चेहरे पर दाढ़ी देखी थी। वो उनके पास बैठकर उनके चेहरे का फर्क देख रही थी और मारिया, उसने आगे बढ़कर अपने पापा के आंसू पोंछे। उनके पापा ने भारी आवाज में कहा, बेटा अपने परिवार से दूर रहने की सजा ईश्वर किसी को न दे। ये कहकर उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। मारिया ने पूछा, पापा आपने हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया? उनके पापा ने मारिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम तो जानते हो हमारा फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तुम्हारे चाचा ने सब कुछ लॉस में दिखाकर उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं अपने भाई पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो मुझे तुम्हारे दादाजी के कहे वो शब्द याद आ गए। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा तूने अपनी मर्जी से खूब पढ़ाई कर ली और मैंने तुझे नहीं रोका, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस को एक जिम्मेदार और सच्चे इंसान की जरूरत है। बस ये बात शायद तुम्हारे चाचा को पसंद नहीं आई। उसके बाद मैं बहुत टूट गया था। तुम्हारी मॉम के कहने पर मैं यहाँ अपने बचपन के दोस्त धनराज के पास आ गया और जब मेरी जॉब ऑलमोस्ट डन हो गई थी तभी ये सब हो गया और मैंने तुम सबको और परेशान करना ठीक नहीं समझा। केली ने कहा, पापा आप हमें लेटर भेजते थे लेकिन उस पर कोई एड्रेस नहीं होता था। मिस्टर रॉबर्ट ने हंसकर कहा, बेटा तेरे कुछ मिस्ट्री नॉवेल्स मैंने भी पढ़े थे। मैं लेटर गोवा में अपने एक दोस्त को भेज देता था और वो उसे एक नए एनवेलप में रखकर घर के बाहर रख देता था। मैं जानता था तुम्हारी मॉम और तुम दोनों बहुत परेशान होगे। बस कोशिश कर रहा था कि कैसे खुद पर से ये झूठा इल्जाम हटा सकूं। बस बेटा
अब जल्दी ही तुम्हारी मॉम को भी यहाँ बुला लेंगे। मिस्टर रॉबर्ट इंग्लिश लिटरेचर में PhD थे और अब एक इज्जतदार शख्सियत के मालिक भी। उन्हें कॉलेज में लेक्चरशिप की जॉब के साथ एक शानदार घर भी मिल गया था। लेकिन गोवा की बेकरी के कस्टमर्स उतने खुश नहीं थे, न सिर्फ बेकरी बंद हो जाने से बल्कि मिसेस रॉबर्ट के मुंबई शिफ्ट हो जाने से भी। अब सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया था और उस दिन फिर से जगमगाते थिएटर की धीरे धीरे मंद होती रोशनी के साथ ही पर्दा उठने लगा। फिर से दर्शकों ने छलावे को कुछ देर के लिए सच समझ लिया। वो सब कुछ भूलकर एक कहानी का हिस्सा बन गए और बेशुमार तालियों की गूंज के बीच रोहन और मारिया की परफॉर्मेंस ने मिस्टर धनराज नागर को भी स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर कर दिया।